सुबह मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। स्वागत है आपका शो में हेमंत। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। नीरज पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नीरज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नीरज, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, नीरज का सवाल हम ले लेते हैं। इनकी उम्र इन्होंने नहीं लिखी, लिखी है। ओके, इनकी कमाई से पहले शुरुआत करते हैं। इनकी और इनकी वाइफ का जो पूरा मिला के कमाई भी हो रहा है करीब 8,75,000 रुपए हेमंत सालाना है। खुद का इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिखा कि कुछ ज्यादा नहीं किया है अभी तक, सिर्फ थोड़ा लैंड और प्रॉपर्टी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है दिल्ली और लखनऊ में। ईपीएफ अकाउंट है इनके पास। अब यहाँ पर शायद हमारा नीरज से संपर्क हो चुका है वापस से। नीरज, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। हम आपके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे नीरज। आपने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है, बल्कि आपने लैंड और प्रॉपर्टीज में ज्यादा निवेश किया है, राइट? एक्चुअली ये आपको पता ही है, नॉर्मल ट्रेंड होता है हमारे इस नॉर्थ इंडिया में कि प्रॉपर्टी में ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना होता है। और म्यूचुअल फंड में मैंने एक बार किया था, एचडीएफसी यंग स्टार प्लान आया हुआ था। अच्छा। उसके अंदर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं एकदम नया था, मैंने 12th क्लियर किया था, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था उसको। और उसके अंदर क्या हुआ, मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, मुझे रिटर्न 7,700 समथिंग मिला था। तो लॉस था, तो मैं फिर अपने हाथ मैंने पीछे कर लिया कि नहीं ये गलत है। आपने पूरा टेन्योर पूरा किया था पॉलिसी का या फिर बीच में पैसे? नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए ही किया था मैंने वो म्यूचुअल फंड को। ओके, एक्चुअली आपने निवेश आपने जो पैसे लगाए थे वो पॉलिसी में लगाए थे, वो म्यूचुअल फंड नहीं था और थोड़ा वहाँ पे लगता है कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। बट एनीवे, अभी आपका जो निवेश है प्रॉपर्टी में ज्यादा है। आपने लिखा था कि आप ईपीएफ अकाउंट में भी कुछ पैसे डाल रहे हैं। 1 लाख रुपीज मैं अपने नाम से डालता हूँ, 1 लाख अपनी वाइफ के नाम से डालता हूँ। तो एटलीस्ट हमें रिबेट मिल जाती है टैक्सेशन के अंदर। और आपकी वाइफ के पास कुछ पॉलिसीज है नीरज, राइट? हाँ जी, उनके पास बीमा गोल्ड है, वो बहुत पुराना चला रही है, 2005 से। अभी कहाँ पर आप अटके पड़े हैं? आपको क्या लग रहा है, आपकी प्लानिंग में क्या कुछ मिसिंग है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस, मैं सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्री में डील करता हूँ। इवन मेरी वाइफ भी बिजनेस करती है, वो भी वेब में डील करती है। हमारा बिजनेस थोड़ा डाइसी है, मीन्स रेगुलर नहीं है। किसी मंथ में अच्छा खासा पेमेंट होता है, किसी मंथ में ठीक है नहीं हो पाता, हमारे पास इतना नहीं होता। ऑन एन एवरेज 12-13 लाख रुपए हम कर लेते हैं। साल भर का ये होता है कि आप कहोगे एसआईपी पे जाओ, तो एसआईपी पर मंथ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कभी प्रॉब्लम, कभी ठीक। हाँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर। ऑलराइट। कोई आपने गोल्स बनाए हुए हैं कि सिर्फ निवेश करने की सोच रहे हैं? हाँ, बनाया। अभी मैंने आपके प्रोग्राम, इस मीन्स आप बोलो, मैं कुछ दिमाग खुला आपके प्रोग्राम को देख के ही हुआ है। और मैंने ये सोचा था कि टर्म प्लान लेना, फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी डाली थी मैंने कि टर्म प्लान 1 करोड़ का अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से 1 करोड़ का लूंगा। देन सेकंड हमने प्रायोरिटी बनाई थी मेडिक्लेम उठानी है। मेडिक्लेम उठाने उसके बाद फिर मैं था कि अब मुझे शुरू करना था म्यूचुअल फंड्स वगैरह। नॉर्मली मैं चाहता हूँ जब मैं रिटायर हूँ, मीन 65 के एज तक मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ हो। अभी आपकी एज क्या है? 32, 80 बात है मेरा। अच्छा, और आपने से प्लान बनाया था टर्म प्लान लेने का, फिर ले लिया है आपने? मैंने इसके रिगार्डिंग भी क्वेरी आपको भेजी है। वो पूछा है कि बहुत सारी कंपनियों को मैंने एनालाइज किया है। एगॉन वाली वो सबसे चीपेस्ट पे दे रहे हैं मुझे। क्या इसके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं कि क्या सर्विसेज प्लस और माइनस हो सकती हैं, या उनकी सर्विसेज ठीक नहीं हो सकती आफ्टर सबसे कुछ मिसहैपनिंग होती है? तो जी, और साथ में आप बच्चे के लिए भी कुछ पैसे जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैंने लिखा था कि मेरे पीछे एक्चुअली एलआईसी मैंने आईसीसी में क्वेरी करा था। वो बहुत दिन से पीछे पड़े कि सर 1 लाख का करवा लो आप। तो मैं ठीक है, कवरिंग भी हो जाती है 1 लाख, मैं अपनी वाइफ के नाम से 1 लाख अपने नाम से कर लूंगा। तो साल में एक बार पेमेंट करनी है। चलिए, आपको हम बताते हैं कि आपको किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। हेमंत, कहाँ से शुरू करेंगे? स्वाति, आई थिंक जैसा नीरज ने कहा कि इनकी जो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मिलकर कुछ स्टेप्स लिए हैं वेल्थ क्रिएशन करने के, या जो उनका जो आगे जो
कॉर्पस बनाना है उनको रिटायरमेंट के लिए, कुछ उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी क्या इनफैक्ट पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो नीरज की है वो अभी रियल एस्टेट में है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रोसेस तो शुरू कर दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के, जैसे रिस्क कवर को आपने इग्नोर किया, एसेट एलोकेशन को आपने इग्नोर किया, लिक्विडिटी को आपने इग्नोर किया। अगर हम रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लें, बहुत अच्छी ऑप्शन है। आई थिंक उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं और हर पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट होता है और आई थिंक हर इन्वेस्टर का ड्रीम होता है कि मेरे पास कुछ रियल एस्टेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा पैसा रियल एस्टेट में लगाएं तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, दूसरा आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। हमारे जो गोल्स हैं, जैसे उन्होंने बात की, इनके गोल्स हैं, बच्चे की पढ़ाई का गोल है, मैरिज का गोल है या रिटायरमेंट का गोल है, उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस पे वो आते हैं। कोई 5 साल में है, कोई 10 साल में है, कोई 15 साल में है। अगर आपने पूरा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया तो आप क्या करेंगे? 5 साल के बाद आपको पैसा चाहिए, आप क्या करेंगे? आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे। हो सकता है आपको जो उनकी वैल्यू उतना पैसा नहीं चाहिए, तो आपने बेच दिया और आपको जो पैसा है आपको मालूम नहीं क्या करना है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ही जरूरत है। अच्छी बात यह है कि नीरज ने उसको रियलाइज किया है कि इनके पास खाली रियल एस्टेट में पैसा है और इनको दूसरी जो एसेट क्लासेस हैं, जैसे स्पेशली फाइनेंशियल एसेट्स जो है, उनको यहाँ पे देखने की जरूरत है। यहाँ पे तो सबसे पहले नीरज, आई थिंक आपने कुछ ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपने जो रिस्क कवर के नाम पे, जैसे आपने कहा, आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि एक टर्म प्लान ले, वो डेफिनेटली आप लेंगे। आपने एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म की बात किया है, आईसीआईसीआई प्रू का आप आई प्रोटेक्ट भी देख सकते हैं, तो ये आप डेफिनेटली कर लीजिए। दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस भी देख लीजिए, एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लीजिए, क्योंकि आप आपकी वाइफ और उनके आपका बेटे हैं, तो वो ले लीजिए आप। और एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसका जैसे आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस है उसके बराबर का आप अगर आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं, तो उससे क्या होगा कि अगर आप जो प्रोसेस शुरू करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी आपको कुछ पैसे की जरूरत हो, आप सबसे पहले जो है बोलेंगे चलिए एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो एक ऐसा एक इमरजेंसी फंड बनाइए। 3 चीज रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, उसके बाद आप जो आपके गोल्स हैं उनके ऊपर आप प्रोसेस शुरू कीजिए। स्वाति, उन्होंने एक चीज और कहा है कि ये अपने बेटे के लिए एक चाइल्ड प्लान सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे नीरज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चाइल्ड प्लान से अच्छा अगर आप एक कॉम्बिनेशन ले, एक टर्म प्लान की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इतने लंबे समय के लिए 18-19 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करें, एक अच्छी 2-3 गुड क्वालिटी अगर आप इक्विटी फंड ले लें जहां पे एसआईपी से आप इन्वेस्ट करें, तो ना ही आपको एक रिस्क कवर भी अच्छा मिलेगा, दूसरा आपकी जो कॉर्पस जो बनेगा आई थिंक वो कहीं ज्यादा बन सकता है। उसमें कुछ फंड्स हैं आप जो देख सकते हैं, एचडीएफसी इक्विटी एक मल्टी कैप फंड है, आपको देख सकते हैं, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी एक मिड कैप फंड है, उसको देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है। इन 3 फंड को आप देखिए तो डेफिनेटली आई थिंक जैसा मैंने कहा टर्म प्लान और कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन ये एसआईपी नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एसआईपी नहीं कर सकते हैं, इनके पास लमसम पैसा है। तो इनके पास एक और ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी ये जो फंड हमने रिकमेंड किया, अगर ये उन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हीं म्यूचुअल फंड की जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है वहां पे लमसम इन्वेस्ट करें और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के लिए ऑप्ट करें। हर महीने वहां से ऑटोमेटिकली पैसा जाएगा, क्योंकि इनके पास लमसम पैसा है। स्वाति, मेरी रिकमेंडेशन इनके लिए रहेगी कि ये कॉम्बिनेशन करें, 30 to 40% पैसा लमसम लगाएं और बाकी 60% पैसा जो है वो सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें। तो आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन मैंने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट जो है एसआईपी या लमसम से दोनों से अच्छे आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। इन्होंने शायद एक बात और की, गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड के लिए आपने गोल्ड फंड की बात की, गोल्ड फंड एक काफी अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट 2 या 3 ऑप्शन है आपके पास। एक गोल्ड फंड है जो एक फंड ऑफ फंड्स है बेसिकली, जो उसी म्यूचुअल फंड के ईटीएफ में डालते हैं। एक दूसरी ऑप्शन आपके पास है गोल्ड ईटीएफ, जैसा आप स्टॉक खरीदते हैं मार्केट में वैसा आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी ऑप्शन है आपके पास ई गोल्ड, जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज से आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक दूसरे तरीके का आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपके लिए सही ऑप्शन है कि आप एक गोल्ड फंड को देखें। 2 म्यूचुअल फंड के आप गोल्ड फंड को देख सकते हैं, या तो आप रिलायंस के देखें या कोटक को देखें। इनमें से किसी एक फंड के गोल्ड फंड को आप देखें। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो जैसा मैंने कहा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लमसम है। फॉर्चुनेटली आपके पास ऑप्शन है कि आप लमसम और सिस्टमैटिक दोनों का फायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट नीरज, हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की। शुरू कीजिए, एसआईपी नहीं कर सकते एसटीपी के जरिए कीजिए, और याद रखिए टर्म प्लान आपने सोचा हुआ है अच्छी बात है, बस सोच लिया तो ले भी लीजिए जितनी जल्दी हो सके। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
युवा मंडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। प्रीति शाह ने हमें फोन से बात होगी हमारी। प्रीति नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं बड़ौदा से बात कर रही हूँ मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए प्रीति, कहाँ आप अटकी पड़ी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? हाँ जी मैडम, मेरे हस्बैंड 43,000 कमाते हैं। हाँ, और उनको एक टर्म प्लान लेना है। हेलो। हाँ जी, और हाँ जी, और मैंने पूरा है ना अपना मेल किया हुआ है। हाँ जी, आपका जो पोर्टफोलियो है प्रीति, कुछ ज्यादा ही फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में। इतने सारे फंड्स में क्यों पैसे लगाए आप लोगों ने? एक्चुअली मैडम क्या हुआ था कि जब पहले से हमने जब इन्वेस्टमेंट चालू किया तो इतना नॉलेज नहीं था, तो जो भी NFO आते थे तो हम लमसम जब भी हमारे पास पैसे होते थे तो उसमें इन्वेस्ट करते थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज भी है आपके पास? LIC की करीब 5 पॉलिसी है। ओके। हाँ, जीवन सरल है, जीवन आनंद है, मनी प्लस है, मार्केट प्लस है। ओके, ये बताइए सारे निवेश के जरिए आप अपने कौन से वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने की सोच रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं इन सारे पैसों का? हाँ जी, हम है ना 1 साल के अंदर एक कार लेना चाहते हैं 5 लाख तक, और फिर हम रीबिल्ड करना चाहते हैं। हमारा हाउस है तो वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो हम चाहते हैं कि उसको रीबिल्ड करें, तो उसके लिए 15 लाख चाहिए हमको। और हाँ, और रिटायरमेंट के लिए हर महीने 50,000 चाहिए। कितना टाइम है अभी रिटायरमेंट में? कितने साल बचे हुए प्रीति? हाँ, 24 इयर्स बाकी है। मेरे हस्बैंड 36 इयर्स के हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऑलराइट। और ये जो घर वापस से बनवाना है आपको, वो सारे पैसे आपको इसी निवेश में से निकालने हैं या फिर कुछ अलग से पैसा कहीं रखा हुआ है आपने इसके लिए? नहीं, ये जो निवेश है उसमें से अगर निकाल सकते हैं तो थोड़ी बाकी जो लोन मिलती है बैंक से वो ले लेंगे। ओके। डिटेल्ड पोर्टफोलियो अगर देखिए हेमंत, 8 फंड में 8,500, 16 फंड में करीब कुछ लमसम अमाउंट है, कुछ फंड्स में SIP बंद कर दी है, वहाँ पैसे रखे हुए हैं, खूब सारी पॉलिसीज भी है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। वेल, आई थिंक स्वाति, मैं कहूँगा कि अगर इनका आप पूरी डिटेल देखें और जिन्होंने अभी प्रीति ने बताया है, सबसे पहले अच्छी बात उन्होंने क्या की वो देखते हैं। एक तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया है। उन्होंने SIP के द्वारा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस प्लान लिए हैं, अपने गोल्स को डिफाइन किया है, टाइम होराइजन देखा है। तो आई थिंक जो शुरुआत है, जो स्ट्रैटेजी है, वो प्रोसेस की बिल्कुल सही है। आई थिंक कहाँ पे इनकी जो चूक हुई है मुझे लगता है वो ये है कि जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आई थिंक काफी कुछ गलतियां हुई हैं। सबसे पहले आई थिंक मुझे लगता है उनको वहां पे फोकस करने की जरूरत है। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट को पहले यहाँ पे एनालाइज करें तो करीब 24 या 25 फंड है प्रीति आपके पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा फंड है। अगर हम उसको ब्रेकअप देखें यहाँ पे तो आप जो SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो 8,500 रुपए, वहां पे 8 फंड है आपके पास, और लमसम जो आपने इन्वेस्ट किया 1,09,000, वहां पे करीब 13 फंड है, और कुछ फंड है 4 फंड जहां पे आपने SIP करते थे और SIP बंद कर दिया अभी, उसमें करीब 1,26,000 है। तो आई थिंक, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती, जिस तरीके से भी उन्होंने इन्वेस्ट किया खाली एक फंड को छोड़ के, SBI मैग्नम टैक्स गेन, सारे फंड अलग अलग है। मतलब जो SIP के फंड है वो अलग है, जो लमसम वाले वो और अलग है, और जहां पे SIP रोक दिया वो भी अलग है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से उनके पास 24 या 25 फंड हो गए। सबसे पहले मेरी सलाह है यहाँ पे फंड को अपने जो पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, नंबर ऑफ फंड्स को कम कीजिए। प्रीति ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोर्टफोलियो बनाने का, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा नुकसान होता है। जब आप इतने सारे फंड रखेंगे तो आप उसको ना तो मॉनिटर कर पाएंगे, और क्या होगा कि काफी सारे नॉन परफॉर्मिंग फंड है जैसे आपके पोर्टफोलियो में है, वो आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को थोड़ा पुल डाउन करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है आपका जो पोर्टफोलियो साइज है उसके हिसाब से 4 या 5 फंड होने चाहिए आपके पास। इनफैक्ट मुझे लगता है 4 ही फंड होने चाहिए। उसमें एक फंड है गोल्ड फंड ले लीजिए आप, HDFC गोल्ड फंड है, और मैं आपके एग्जिस्टिंग फंड्स की ही बात कर रहा हूँ। एक HDFC इक्विटी को आप देख सकते हैं, और एक DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 है उसको आप देख लीजिए, और IDFC प्रीमियर इक्विटी जो है उसको आप देख लीजिए। ये 4 फंड में आप जो आपका लमसम पैसा है वो भी डालिए, और जो SIP से जो इन्वेस्ट करना है आपको वो भी डालिए। उससे ज्यादा फंड लेने की आपको, मतलब जितने भी 16 फंड इनके पास है वन टाइम वाले, सब में से पैसे निकालिए और डाल दीजिए। देखिए 5-5 हजार रुपए आपने डाले होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में 5,000 डाले। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कॉन्सेप्ट काम कर गया, तो आपको क्या फायदा हुआ? आपने
सिर्फ 2 या 3% आपका पैसा वहां पे डाला हुआ है, इतने सारे फंड में लगा के बहुत मुश्किल है उस पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना। और जैसा मैंने कहा, काफी बार देखा गया कि ऐसे नॉन परफॉर्मिंग फंड जो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, जो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को पुल डाउन कर देंगे। पॉलिसीज का क्या करें, कंटिन्यू करें? देखिए, पॉलिसी अगेन वहाँ पे आपने बहुत 4-5 पॉलिसी ले ली है, रिस्क कवर तो आपको मिल नहीं रहा है वहाँ पे। टर्म प्लान तो डेफिनेटली एक टर्म प्लान की जरूरत है यहाँ पे, ये इनको इमीडिएटली देखना चाहिए। जो गोल्स है क्विकली हेमंत, वो पूरे हो जाएंगे इस निवेश से? मुश्किल है थोड़ा। इनफैक्ट पहला जो उनका गोल है, 1 साल में इनको 5 लाख चाहिए, तो 2 साल में इनको 15 लाख चाहिए। जो आपकी करंट पोर्टफोलियो जो साइज है, वहां से ये होना बहुत मुश्किल है। रीडिफाइन करने की जरूरत है। मुझे लगता है टाइम होराइजन को थोड़ा रीडिफाइन करें। और तीसरा उन्होंने गोल कहा है कि शायद उनको 50,000 रुपए चाहिए 24 साल के बाद। उसके लिए उनको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना पड़ेगा। अगर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करें इक्विटी फंड में, जो हमने बात की एज ए कॉम्बिनेशन, तो ये गोल आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो आपके शॉर्ट टर्म जो गोल है, वो डेफिनेटली रीडिफाइन करें या थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाएं, तभी वो अचीव हो सकते हैं। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। यहाँ पर सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। योर मनी में आपको सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं मंत्र उस्तगी। अगला सवाल सुनील जी ने हैदराबाद से ईमेल के जरिए भेजा है। सुनील की उम्र है 32 साल और उनकी सैलरी है करीब 50,000 रुपए प्रति माह। अभी तक के निवेश के नाम पर न्यू पेंशन स्कीम में 4,000 रुपए एवरी मंथ वो निवेश करते हैं। उनके पास LIC की कुछ पॉलिसीज हैं, करीब 3-4 पॉलिसी। LIC न्यू बीमा गोल्ड, जीवन सरल, जीवन आनंद और प्रॉफिट प्लस। लक्ष्य 3 साल में 4 लाख चाहिए कार खरीदने के लिए, 5 साल में 8 लाख घर के डाउन पेमेंट के लिए और 15 साल में 1 करोड़। सवाल है कि क्या ये सारे निवेश जितने भी अभी कर रहे हैं उससे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे? साथ ही ये जानना चाहते हैं कि LIC प्लान उनको लग रहा है शायद कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है, तो उससे क्या कहीं और स्विच करना उनके लिए बेहतर होगा? और NPS में जितना वो निवेश कर रहे हैं फिलहाल, उससे अगर हर साल 10% बढ़ाते हैं तो 30 साल में कितना जुड़ जाएगा? क्विकली, वक्त थोड़ा कम है, अगर इनके सभी सवालों के जवाब दे सकें। साथ ही इनका पहले पोर्टफोलियो को हम एनालाइज करते हैं। इनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है जो कर रहे हैं, ये NPS में कर रहे हैं। NPS डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ऑप्शन है। कुछ पैसा पोर्टफोलियो का वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इतने लंबे समय का इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एक एडवांटेज क्या है कि आपका पैसा जो है काफी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूं, अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP से इन्वेस्ट करें या इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जो वैरायटी आपको मिलती है, वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। तो NPS प्लस आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों तरीके से इनको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जहां तक इनका इंश्योरेंस की बात है, फिर से इनके पास एक मनी बैक पॉलिसी है, ओके, एंडाउमेंट प्लान है और एक यूलिप है। एज ए कॉम्बिनेशन देखें तो आपको रिस्क कवर पूरा नहीं मिल रहा, डेफिनेटली जरूरत है टर्म प्लान देखने की यहाँ पे। और ये जो बात कर रहे हैं अगर स्विच करने की या दूसरे प्लान में जाने के लिए, अगर ये पोर्टेबिलिटी की बात करें तो वो नहीं हो सकता। यहाँ से निकल के आपको, जैसा मैंने कहा, अगर टर्म प्लान लेना है, बंद करके टर्म प्लान ले लें और जो कुछ वो पैसा जो है बाकी SIP करके इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक मुझे लगता है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम इनके गोल्स की बात करें यहाँ पे, इनका जो पहला गोल है 3 साल में इनको 4 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 3 साल का टाइम होराइजन, बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे, 10% का रिटर्न अगर हम मान के चले एनालाइज, तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करनी पड़ेगी। दूसरा गोल है इनका 5 साल में इनको करीब आई थिंक 8 लाख रुपए चाहिए। यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड देख सकते हैं, 12% का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब वहां पे भी आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तीसरा गोल है स्वाति इनका, आई थिंक 15 साल में इनको 1 करोड़ चाहिए। यहाँ पे इक्विटी फंड देख सकते हैं, कुछ इक्विटी फंड है जैसे DSP, BlackRock टॉप 100 है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ऐसे फंड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी करीब इनको 21,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपना गोल अगर 12% एनुअलाइज रिटर्न हम मान के चले तो कुल मिला के तीनों गोल्स के लिए 41,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। क्लियरली जो सुनील के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। आई थिंक मिसमैच है, जो सुनील करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। जरूरी है हमारे जो गोल है वो रियलिस्टिक हो। आई थिंक मे बी उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है, या तो टाइम होराइजन उसको बढ़ाएं या फिर जो टारगेट है उनको कम करें, तभी जाके ये
कुछ अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सुनील जी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक बार वापस से विजिट करने की, अपने गोल्स को दोबारा से बनाने की, तभी आप रियलिस्टिक गोल बनाएंगे, तभी शायद आपकी प्लानिंग भी आपका हेल्प कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आप सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।